अरे बहू, रोटी ना बनी का? अभी तक अंधेरा घिरने को आया। तुझे पता है ना, मुझे सूरज छिपते ही खाने की आदत है। अम्मा वो उबले गीले थे ना, इसलिए आँच जल ही ना रही थी। मैं तो इतनी देर से लगी हूँ चूल्हा जलाने में। रहने दे, ज्यादा बात मत बना। देख रही हूँ जब से पेट पड़ा है, ज्यादा ही हाथ पैर ढीले हो गए हैं तेरे। अरे हमने भी तो 6-6 बच्चे जन्मे थे, हमने तो कभी यूं हाथ पैर न छोड़े। और तेरे ये आलस देखकर तो लगता है कि इस बार भी छोरी ही जन्मेगी तू। ये कहाँ की बात कहाँ लेकर आ गई आप? इसमें छोरा छोरी की कौन सी बात आ गई? हर काम तो टाइम से करके दे रही हूँ, फिर भी आपको आदत है सुनाने की। मशीन तो हूँ ना मैं, बस जुबान कितनी भी चलवा लो तुझसे। अब जल्दी से रोटी भी बना दे, यह भूखे मारने की कसम खा रखी है। देख तो रही हो आप भी, कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, पर उबले जलने का नाम ना ले रहे। दुर्गा के पिताजी भी आते ही होंगे। अरे कल से ही बादल हो रहे थे, तो क्यों ना ईंधन पहले ही अंदर रख लिया। यही तो तेरी लापरवाही है। जल्दी कर, रमेश भी आता ही होगा। का कमलेश की सास बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। इतनी बातें सुना गई, इतना नहीं हुआ कि तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत ही हाथ बंटवा दूं। बस अपने काम का गुणगान करती रहेगी, जैसे हमें देखते आए थे कितना काम करती थी उस समय। अब तो एक तिनका भी इधर से उधर उठाकर नहीं रखती, और पहली रोटी बनते ही सबसे पहले थाली लेकर आ जाएगी। और वही हुआ। जैसे ही कमलेश ने एक रोटी बनाकर रखी, तभी उसकी सास अंदर आते हुए बोली, आवाज तो लगा देती, रोटी बन गई। डाल कर देना तो दूर की बात है, कहा उन्होंने जैसे ही रोटी उठाई। अरे ये रोटी बना रही है या पत्थर? पता है ना, इतनी कड़ी रोटी मुझसे ना खाई जाती। कैसी बात कर रही हो अम्मा? देख रही हो ना आग कैसे मर मर कर जल रही है। तवा अच्छे से गर्म होता ही नहीं, इसलिए ही तो कड़ी रोटी सिक रही है। और क्या मुझे आपसे दुश्मनी है? दुर्गा को भी अंदर भेज दो, वह तो कभी खुद आएगी नहीं, रोटी खा लेगी, नहीं तो फिर अपने पापा के साथ खाने लगेगी, तो ना उनको खाने देगी ना खुद खाएगी। तूने ही सिर चढ़ा रखा है छोरियों को, कौन इतना प्यार करे है? दूसरे घर जाएगी तो नाम ही रखवाएगी। आज ही जा रही है क्या वह दूसरे के घर? 3 साल की तो हुई है। अभी तभी कमलेश के पति भी आ गया। उनको आते ही दुर्गा उनसे लिपटते हुए बोली, पापा क्या लाए मेरे लिए, बताओ पहले। अरे पहले हाथ मुंह तो धो लेने दे, फिर बताता हूँ। नहीं पहले दो मुझे। उसकी जिद देख रमेश ने जेब से एक टॉफी निकाल उसे दे दी। खुश होते हुए दुर्गा रसोई में कमलेश के पास आई और बोली, माँ देखो पापा मेरे लिए टॉफी लाए हैं। अच्छा टॉफी बाद में खा लेना, पहले रोटी खा ले, मैं तो पापा के साथ ही खाऊंगी। अरे रहने दे छोरी, तू मेरे साथ खा ले, मैं खिलाती हूँ तुझे। ना दादी, मैं तो अपने पापा के साथ ही खाऊंगी, आपके साथ नहीं। आप गंदे हो, मुझे घुमाने क्यों नहीं ले गए खेत में? बारिश होने वाली थी ना, कैसे लेकर जाती बता। बहुत जिद्दी हो गई है तू। कमलेश ज्यादा लाड मत लड़ाया कर। हमारी सास तो कहती थी जितना छोरियों से लाड करोगे उतनी ही भगवान छोरियां देगा। अम्मा जी आपकी बातें समझ से परे है। कभी तो आप खुद ही दुर्गा को इतना प्यार करो, कभी इतना बुरा भला कहो। अरे मुझे
के पोती अच्छी न लगे, और ये तो है ही बिल्कुल अपनी बुआ जैसी सुधरी सी। इसकी तरफ से तो मुझे चिंता न है, कोई भी देखते ही पसंद कर लेगा, पर इसका मतलब ये न है कि तू दूसरी भी छोरी ही पैदा करे। छोरी तो एक ही बहुत तेज त्योहारों के लिए, फिर एक इसकी बुआ है ही। इस बार तो मैं पोते का ही वह देखना चाहूँ। देख, तेरी दोनों जेठानियाँ के दो दो लड़के हैं। मैं चाहूँ कि इस बार मेरे रमेश के यहाँ कुलदीपक ही पैदा हो। अम्मा आप फिर वही बात लेकर बैठी गई। यह सब क्या मेरे हाथ में है? और जैसे मैं न चाहूँ कि मेरे लड़का हो, मुंह बनाते हुए कमलेश बोली। आज फिर किस बात पर तुम दोनों सास बहू की बहस हो रही है? रमेश अंदर आते हुए बोला। और भगवान, तुमने क्यों मुंह सूजा रखा है? क्या हुआ माँ, तू ही पूछ ले इससे। भले ही कहो तो भी सास बुरी ही रहेगी, कहा कमलेश की सास बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। क्या हुआ? अब तू कुछ बताएगी या फिर मुंह ही फुलाए रहेगी? अब तुम्हारी माँ ऐसी बातें करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आज फिर बैठ गई थी वही पोते की बात लेकर। अब यह सब मेरे हाथ में है क्या? तुम ही बताओ। अच्छा शांत हो जा, ज्यादा माँ की बातों को दिल पर मत लिया कर। अच्छा जी, आप एक बात बताओ, अगर मुझे इस बार भी लड़की हुई तो क्या आप मुंह फेर लेंगे मुझसे? लगता है तेरा भी माँ की बातों को सुन सुनकर दिमाग फिर गया है। बेटा हो या बेटी, बस तेरे जैसे ही सुधरे से होने चाहिए। कहते हुए रमेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमलेश कसम साती सी बोली, छोड़ो जी, आपको तो हर बात में बस यही सब कुछ सूझता है। अम्मा आती ही होगी, क्या सोचेगी? अम्मा न आने वाली अंदर, कहा रमेश ने उनके गालों पर। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रात से ही कमलेश को प्रसव पीड़ा हो रही थी। रमेश उसे लेकर जब अस्पताल जाने लगा तो अम्मा जी ने अपने फितरों के नाम के उठाकर पैसे रख दिए और बोली, भैया मैं तो तेरे साथ ना चलूंगी, ऐसे ही बहुत घबराहट हो रही है, तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठ भगवान से अपने पोते के लिए प्रार्थना करती हूँ। जाओ और जल्द ही खुशखबरी लाना। अगले दिन शाम को रमेश कमलेश को जब अस्पताल से वापस लेकर लौटा तो अम्मा जी ने आगे बढ़ पूछा, रमेश तूने कल से फोन क्यों नहीं किया? पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। पोता हुआ है ना, जल्दी बता, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है ना। माँ कन्या कर मिस्री आई है इस बार भी। सुनते ही रमेश की माँ वही माथा पकड़ बैठ गई और बोली, मैं तो पहले ही इसके लक्षण देखकर बता दिए थे, लगता है तेरे बेटे का मुंह न देख पाऊंगी। उसकी बात सुन कमलेश का मुंह उतर गया। यह देख रमेश उसे अंदर ले गया और लिटाते हुए बोला, तू परेशान मत हो, बड़े बूढ़े की आदत होती है बोलने की। अभी देखना आकर कैसे अपनी पोती को गोद में उठा लेगी। बाहर आकर रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ कैसी बात कर रही हो तुम, वह भी तो हमारी ही बेटी है। चल अंदर चल, उसे आशीर्वाद दे और जो नेक करना है कर। बड़ी मुश्किल से रमेश की माँ उसके साथ अंदर गई। रमेश ने लड़की को उसकी गोद में जैसे ही दिया, उस लड़की को देख एकदम से चिल्लाते हुए वह बोली, बहू ये क्या कोयला जल किया तूने? एक तो लड़की ऊपर से इतनी काली,
तूने तो मेरे बेटे के भाग में फोड़ दिया। यह भगवान किन कर्मों की सजा दे रहा है तू हमें? कौन ले आएगा इस लड़की को? कोई बैठने भी न देगा इसे अपने पास, कहकर रोती हुई बाहर निकल गई। कमलेश तो पहले ही लड़की होने पर डर रही थी और अब अपनी सास का यह बर्ताव देख वह भी रोने लगी। उसे यूं रोता देख रमेश गुस्से से बोला, लगता है पागल हो गई हो तुम सास बहू। अरे बच्चा जन्मा है घर में, कोई मातम थोड़ी ना हो रहा है जो तुम रोए जा रही हो। उसका तो समझ आ रहा है, पर तू क्यों रो रही है? तुझे भी लड़की देखकर खुशी ना है क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने इसे अपने पेट जन्मा है। अपने पेट से जना पत्थर भी प्यारा होवे, फिर अपनी बेटी मुझे प्यारी ना होगी? मेरे लिए तो यह चांद का टुकड़ा है। मैं तो बस आपके लिए सोचकर दुखी हूँ कि एक तो आपको बेटा ना दे सकी, दूसरा बेटी दी तो वह भी आप ही तो कह रहे थे जी बेटी हो तो सुंदर सी हो। अब तुझे कितने कह दिया कि हमारी बेटी सुंदर नहीं है? क्या काले बच्चे सुंदर नहीं होते? देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी, कैसे टुकर टुकर देख रही है। कृष्ण जी भी तो काले थे, फिर क्यों सब उनके जैसे ही बच्चे ही कामना करते हैं? ये तो मेरी कृष्णा है, हम इसका नाम कृष्णा ही रखेंगे और तू देखना माँ भी ज्यादा दिन हमारी कृष्णा से दूर नहीं रह पाएगी। मैं जानता हूँ उन्हें, वह जितना दिखाती है उतनी सख्त नहीं है वो। अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार करते हुए रमेश बोला। इतनी देर में ही दुर्गा अंदर दौड़ती हुई आई और अपनी छोटी बहन को देखते ही बोली, मम्मी ये मेरा भाई है क्या? नहीं बेटा बहन है तेरी। अरे वाह, मुझे तो बहन ही चाहिए थी। अब ये मेरी सहेली बनेगी और मैं इसकी दीदी, है ना पापा? वैसे हमें इसका नाम क्या रखें पापा? इसका नाम कृष्णा है, दुर्गा की बहन कृष्णा। अरे ले मेरी प्यारी कृष्णा, मेरी छोटी सी परी। देखो पापा कैसे मुझे देख मुस्कुरा रही है। अपनी दीदी पसंद आ गई है इसे। अच्छा मैं अपनी सब सहेलियों को बताकर आती हूँ कि मेरी बहन आई है, कह दुर्गा बाहर दौड़ गई। रमेश व दुर्गा की बातों से कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन ही रमेश अपनी बहन मीना को कमलेश के जाप्ते में उसकी देखभाल के लिए लिवा लाया। मीना ने आते ही वही दूसरी लड़की होने का राग अलापना शुरू कर दिया और बोली, भाई अब तो मुझे ज्यादा मेहमान करनी होगी। दो दो बेटियों का बाप बन गया है तू। अभी से कमाई में न लगेगा तो पूरा ना पड़ेगा। मुझे तेरी फिक्र हो रही है, तू मेरी फिक्र मत कर। अभी तो अपनी भाभी की अच्छे से सेवा पानी कर, जिससे जल्दी से जच्चा बच्चा तंदुरुस्त हो उठे। और भगवान ने इसका भाग्य पहले ही लिख दिया है। क्या पता मेरी बेटी के भाग्य से मेरी भी किस्मत बदल जाए। मेहनत तो मैं खूब करूँगा, लेकिन इसकी शादी की सोच कर नहीं, बल्कि अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाकर पैरों पर खड़ा करूँगा। 15 दिन बाद जब मीना जाने लगी तो रमेश व उसकी पत्नी ने उसके लिए विदाई के कपड़े व पैसे देने चाहे तो वह बोली, रहने दे भाई, बेटी हुई है कोई बेटा थोड़ी ना जो तेरा खर्चा करवाऊं। यह तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा हो या बेटी, तेरा तो नेक बनता है ना। तू इसे रख और मेरी बेटियों को आशीर्वाद दे। कहते हुए रमेश ने उसे
सामान दे दिया। कृष्णा सांवली जरूर थी, लेकिन उसके नयन नक्श बहुत ही तीखे थे। उस पर बड़ी बड़ी आंखें सबका ध्यान आकर्षित करती थी। पहले पहल जो उसे देखकर बातें बनाते थे, अब वही पास पड़ोस की औरतें कृष्णा को बहुत प्यार करने लगी थी। कमलेश की सास की भी अब अपनी इस पोती में धीरे धीरे मोह बढ़ने लगा था। वह भी अब उसे लाड दुलार करती व उसका पूरा ध्यान रखती। कमलेश को यह देख बहुत ही ठंडक मिलती। दुर्गा जहाँ बहुत तेज तर्रार वह नटखट स्वभाव की थी, कृष्णा इसके उलट बहुत ही सीधी और शांत थी। वह कभी भी किसी बात की जिद नहीं करती। वही दुर्गा पक्की जिद्दी। हाँ, कृष्णा का पूरा ध्यान रखती थी। क्या मजाल कि कोई उसकी बहन को कुछ कह दे, फिर तो उसकी खैर नहीं है। कृष्णा अब 4 साल की हो गई थी और रमेश ने उसका नाम दुर्गा के स्कूल में ही लिखवा दिया था। पहले दिन ही कृष्णा स्कूल गई तो सभी लड़कियां उसे कल्लो कल्लो कहकर चिढ़ाने लगी। सीधी सादी कृष्णा उसकी बात सुन रोने लगी। जब दुर्गा को यह पता चला तो वह आधी छुट्टी में उन लड़कियों से भिड़ गई और उन्हें डांटते हुए बोली, खबरदार, जो फिर कभी किसी ने मेरी बहन को उल्टा सीधा बोला तो। इसी बीच कमलेश ने एक बेटे को जन्म दिया। दादी को पोता और बहनों को भाई मिल गया था। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कृष्णा 10वीं, दुर्गा 12वीं क्लास में पहुंच गई थी। कृष्णा एक मेधावी छात्रा थी और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहती। वहीं दुर्गा का मन पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता था। उसे तो सजना संवरना, नाच गाना और फिल्में देखना ही भाता था। बोर्ड के नतीजे आने के बाद जैसी सबको आशा थी वही हुआ। कृष्णा ने अपनी कक्षा व स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया और दुर्गा ने किसी तरह से खींचतान 12वीं पास की। साथ ही साथ उसने ऐलान कर दिया कि वह अब आगे नहीं पढ़ना चाहती। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसने तो न पढ़ने के लिए कसम उठा ली थी। ऊपर से रहा सहा दादी ने उसका साथ दे दिया। दादी रमेश से बोली, तू कृष्णा को ही पढ़ा ले, वही पढ़कर अफसर बन जाएगी। अरे लड़की है, पढ़ाई के अलावा 100 चीज़ें होती है सीखने को। सिलाई कढ़ाई सीख लेगी, रसोई में अपनी माँ की मदद कर खाना बनाना तो लड़कियों को आना ही चाहिए, तभी आगे जाकर घर बसा पाएंगी। पढ़ाई करने से अच्छा घर बार ना मिलेगा इसको। यह सब सुन दुर्गा बोली, दादी मैं सिलाई कढ़ाई नहीं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ। यह सुन दादी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रही है तू दुर्गा, ये काम ही रह गए हैं क्या? मुझे तो पसंद ना है यह सब। दादी अब लड़कियाँ सिलाई कढ़ाई नहीं, यही सब सीखती है, यही आगे काम आता है। और जिद कर वह ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वहीं कृष्णा ने आगे की पढ़ाई के लिए साइंस स्ट्रीम ली। उनका भाई भी अब 8वीं क्लास में पहुंच गया था, लेकिन वह तो दुर्गा से भी 2 कदम आगे निकला। उसका तो पढ़ाई से कोसों तक नाता न था। रमेश व उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए चिंतित रहते थे। कुछ कहो तो दादी कहने न देती। उनके लाड प्यार के कारण ही वह हाथ से निकला जा रहा था। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। 12वीं के नतीजे भी आ गए। जैसी सबको आशा थी, कृष्णा ने पूरे जिले का नाम रोशन किया और वह प्रथम स्थान पर आई। सभी गांव वालों ने
रमेश को कृष्णा की सफलता के लिए बहुत बधाई दी। रमेश व कमलेश तो अपनी बेटी की कामयाबी पर फूले न समा रहे थे। रमेश ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और देख लिया आज तुमने गांव वाले आकर कैसे बधाई दे रहे हैं। उनकी बात सुन दादी ने भी कृष्णा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, हाँ रमेश, तू ठीक कह रहा है। वैसे अब तो इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब दोनों बहनों के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे। आजकल अच्छे लड़के आसानी से कहाँ मिलते हैं। अपनी जीते जी अपनी पोतियों का विवाह देख जाऊं, ना जाने कब सांसें बंद हो जाए। क्या बात कर रही हो माँ, आप 100 साल तक जिएंगी। दादी की बात सुनकर कृष्णा बोली, पापा, मुझे अभी आगे पढ़ना है और इसके लिए अब मुझे कॉलेज जाना होगा। मेरा सपना पढ़ाई कर एक अच्छी सी नौकरी करना है, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही है तू कृष्णा, कॉलेज जाएगी? आज तक हमारे गांव की कोई लड़की बाहर ना गई है। लोग बातें बनाएंगे, आगे रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। दादी लोगों के डर से क्या मैं अपना भविष्य खराब कर दूं? पापा, आप समझाइए दादी को। ठीक ही तो कह रही है कृष्णा, पढ़ने दो इसे। इतनी होशियार लड़की हमें भगवान ने दी है और हम अभी से इसे घर गृहस्थी के झंझटों में डाल दे। वैसे भी इसकी उम्र ही क्या हुई है। माँ, तू शादी ही देखना चाहती है तो दुर्गा के लिए बात चल ही रही है। भगवान ने चाहा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। जैसी तेरी मर्जी। तूने कब बात मानी है मेरी? कर अपनी मनमानी। उम्र निकल गई ना, फिर मत कहियो। समझाया न था माँ ने। दुर्गा का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में तय हो गया था। दुर्गा वैसे ही खूबसूरत थी। लड़के वालों ने देखते ही हामी भर दी। कुछ ही महीनों बाद बहुत धूमधाम से दुर्गा की शादी हुई। विदाई के समय कृष्णा बहुत ही भावुक हो गई थी। दुर्गा ने उसे समझाते हुए कहा, कृष्णा, तू बहुत भोली है। अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अपनी बहन को पराई मत समझना। ये क्या कह रही हो दीदी? आप ही तो हो जो मेरे दिल की हर बात समझती हो। आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? कमलेश देख रही थी कि जब से कृष्णा कॉलेज जाने लगी थी वह कुछ बुझी बुझी सी रहती है। एक दो बार उसने पूछा भी, लेकिन कृष्णा टाल गई। कमलेश को लगा हो सकता है नया माहौल है तो उसे समय लगे वहाँ ढलने में। लेकिन जब 2-3 महीने बाद भी वैसे ही गुमसुम रहती तो कमलेश से रहा ना गया और उसने कहा, कृष्णा, क्या तू अपनी माँ को नहीं बताएगी अपने मन की बात? तुझे क्या परेशानी है? तू क्यों उदास रहती? उसकी बात सुन वह बोली, माँ, कॉलेज का माहौल स्कूल के माहौल से बिल्कुल अलग है। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने 1-2 बार अपनी ओर से पहल की, किंतु सब मुझसे बचकर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे लेक्चरर भी मुझसे सही से बात नहीं करते। क्या मैं काली हूँ इसलिए? क्यों लोग रंग रूप ही देखते हैं? लगता है मैंने गलती कर दी वहाँ जाकर, कहकर रोने लगी। यह देख कमलेश उसे चुप कराते हुए बोली, ना मेरी बच्ची, तू कब से ऐसी बातों पर ध्यान देने लगी?
भूल गई मैंने तुझे क्या समझाया था। लोग तो कई बातें बनाएंगे, लेकिन तू दिल पर मत ले। तू अपने उद्देश्य में मत भटक। लोगों की बातों को अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत बना। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। देखना, जो तुझसे अब दूर भाग रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आकर खुद तुझसे दोस्ती करेंगे। रूप रंग का क्या है, ये तो उम्र के साथ ढल जाएगा, लेकिन तुझे तो ईश्वर ने इतनी कुशाग्र बुद्धि व अनेकों प्रतिभा से बख्शा है, और देखना तेरी बुद्धि का लोहा सभी मानेंगे। कृष्णा ने अपनी माँ की बात गांठ बांध अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कॉलेज में पढ़ाई शुरू होती जा रही थी, वैसे वैसे ही लेक्चरर व सभी स्टूडेंट्स कृष्णा की मेधा के कायल होते जा रहे थे। जो स्टूडेंट कृष्णा की सादगी व रंग का मजाक उड़ाते थे, आज अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। कॉलेज में आकर भी कृष्णा अपनी सीमा नहीं भूली थी। वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती और दोस्तों के कहने पर भी उसके साथ घूमने फिरने बाहर नहीं जाती थी। उधर दुर्गा के ससुराल वाले व रिश्तेदार भी उसकी हार कुशलता से बहुत खुश थे। जाते ही उसने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। जब भी रमेश दुर्गा के यहाँ जाता, दुर्गा के सास ससुर उसका गुणगान करते न थकते। रमेश हमेशा कमलेश से यही कहता था कि जरूर हमने मोतीदान किए होंगे, जो हमें इतनी लायक बेटियां मिली है। एक ने तो अपनी पढ़ाई के दम पर और दूसरी ससुराल वालों की सेवा कर हमारे लिए संस्कारों का मान रख रही हैं। कौन कहता है बेटियां बोझ होती हैं? ऐसी बेटियां तो किस्मत वालों के ही होती हैं। लेकिन जहां एक तरफ उसे अपनी बेटियों की ओर से तसल्ली थी, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा दीपक हमेशा उसकी चिंता का कारण बना रहता। उसकी संगति ऐसे लड़कों के साथ हो गई थी जो पढ़ते लिखते तो न थे, हाँ कई ऐब जरूर करते थे, और वही ऐब अब धीरे धीरे दीपक में भी आते जा रहे थे। सभी घर वाले उसे समझाकर थक गए थे, लेकिन वह एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। स्कूल वाले ने रमेश को कह दिया था कि अगर इसकी हरकतों में सुधार न हुआ तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम नहीं चाहते एक बच्चे के कारण दूसरे बच्चों का भविष्य खराब हो। वर्ष पंख लगाते ही बीत गए। दुर्गा एक प्यारे से बेटे की मां बन गई थी और कृष्णा ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए BSc फर्स्ट डिवीजन से पास की। उसके नाम के साथ एक नया तमगा जुड़ गया, गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा। शांत समारोह में वह अपने माता पिता के साथ पहुंची। अपनी बेटी को सम्मानित होता देख रमेश और कमलेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कृष्णा शुरू से ही साइंटिस्ट बनना चाहती थी और उसका यह सपना कॉलेज से मिली स्कॉलरशिप ने पूरा कर दिया। उसे अगले महीने अमेरिका जाने का निमंत्रण मिला था। जिसने भी सुना कृष्णा को बधाई देने दौड़ा चला। कल तक उसे उसके रंग के कारण कोयला कहने वाले आज उसे सिर आंखों पर बिठा रहे थे। कृष्णा इन सब बातों से कहीं आगे निकल अपने सपनों की दुनिया में मगन अमेरिका जाने की तैयारियों में जुट गई थी। रमेश भी अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए उसकी पूरी मदद कर रहा था। सभी बहुत खुश थे। कमलेश एक दिन खाना खाते हुए बोली, अगर आज अम्मा जिंदा होती हैं तो देखती हमारी बिटिया
अपने बलबूते पर आसमान छूने चली है। सच कह रही हो तुम। आज तक कोई लड़की 12वीं के बाद कॉलेज न गई थी और हमारी बेटी तो अब विदेश जाने की तैयारी में है। यह तो दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनकर निकली है। आज इससे प्रेरणा लें। गांव वाले अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह आगे पढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसने ये धारणा ही बदल दी कि बेटे ही कुल का नाम रोशन करते हैं। कृष्णा ने हमारा नाम है नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम भी रोशन कर दिया है। कृष्णा के जाने में एक हफ्ता ही बचा था। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी कि एक दिन शाम पुलिस रमेश के घर पर पहुंची। पुलिस को देख पूरा परिवार सकते में आ गया। पता चला दीपक अपने दोस्तों के साथ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। सुनकर रमेश को इतना सदमा लगा कि वह वहीं बेहोश हो गया। कृष्णा ने दुर्गा को फोन कर दिया और वह जल्दी से उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। दुर्गा व उसका पति थोड़ी देर में ही अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। सुनकर सभी बहुत घबरा गए और रोने लगे। तब डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, अब यह खतरे से बाहर है, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी बात इनके सामने न कहे जो इनके दिल को धक्का दे। एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद रमेश को छुट्टी मिल गई। दुर्गा के पति ने दीपक की जमानत करवा दी। घर पर जब वह आया तो रमेश ने उसे बहुत धिक्कारा और उसे घर से निकल जाने को कहा। तब दुर्गा के पति ने उनसे कहा, पापा इसकी चिंता न करें, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। इसे सबसे पहले हमें बुरी संगत से बचाना होगा। लेकिन बेटा, हम तो इसको समझाकर हार गए। घर में क्या कमी थी जो इसे चोरी करने की सूझी? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रमेश की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें दुखी देख दुर्गा का पति बोला, पापा आप परेशान मत हो, दीपक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और वहीं रखूंगा। दूर रहेगा तो बुरे दोस्तों की संगति अपने आप छूट जाएगी और वहीं मैं इसे कुछ काम धंधा सिखा दूंगा। पढ़ाई तो वैसे ही इसने करनी नहीं, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता इसकी वजह से दुर्गा को कुछ सुनना पड़े। यहाँ तो बदनामी हो ही गई, वहाँ इसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर समधी समधन क्या कहेंगे। नहीं बेटा, इसे यहीं रहने दो। जो हमारी किस्मत में लिखा है हम भागेंगे। उनकी बात सुन दुर्गा बोली, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आपको अपने बेटी जमाई पर विश्वास नहीं है? मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, इतना तो आपको भी पता है। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और ज़्यादा कुछ मत सोचो। आप अभी आराम करो, काम पर जाने की भी ज़रूरत नहीं, हम बीच बीच में आते रहेंगे। वैसे कृष्णा तो है ही, उसे मैंने समझा दिया है। बेटा कृष्णा को तो कल ही जाना है, भूल गई क्या? अरे हाँ पापा, इन सब में तो हम यह ज़रूरी बात भूल ही गए थे। कोई बात नहीं कृष्णा, तू जाने की तैयारी कर, मैं पापा का ध्यान रखूंगी। दीदी आपने कैसे सोच लिया कि मैं पापा को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी? इस समय पापा को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं चली गई तो मम्मी अकेली पड़ जाएंगी। क्या कह रही है कृष्णा तू? अरे तेरी
बरसों की मेहनत है ये, क्यों हमारे कारण इस सुनहरे अवसर को छोड़ रही है। तू जा मेरी बेटी, तेरे पापा ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ कृष्णा, पापा सही कह रहे हैं, मैं कुछ दिन रुक जाऊंगी यहाँ पर। नहीं दीदी, आप मायका और ससुराल दोनों कैसे संभालेंगी, और अभी रोहन 2 साल का ही तो है। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं कि पापा को ऐसी हालत में छोड़ चली जाऊं। मैं यहीं रह अपना सपना पूरा करूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। कृष्णा ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर दिया। वह अपने पिता की देखभाल के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करती रहती। रमेश को बिस्तर पर ऐसा लगा कि चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। दीपक ने जो जख्म दिया था वह अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। वह चिंता में घुले जा रहे थे, इसलिए दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। घर की जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही थी। कृष्णा ने ट्यूशन करना शुरू कर दिया था। उससे कुछ सहारा तो जरूर लग गया था, लेकिन इतना काफी न था। कृष्णा खुद चिंतित थी और यह चिंता तभी मिट सकती थी जब किसी अच्छी जगह उसकी नौकरी लग जाती है। वह भगवान से जल्द नौकरी लगाने की प्रार्थना करती। आज ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। सुबह जैसे ही कृष्णा पूजा कर उठी थी कि तभी उसे दाग मिली। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसे पढ़ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने मम्मी पापा को खुशखबरी सुनाते हुए बोली, आज आप दोनों के आशीर्वाद और मेरी मेहनत सफल हो गई। आज मेरी नौकरी लग गई। कृष्णा ने देखा उसके पापा कुछ उदास हैं। वह बोली, पापा आपको खुशी नहीं हुई? मेरी नौकरी लगने की खुशी तो बहुत है बेटा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का अफसोस है कि मेरी बेटी इससे कहीं ज्यादा की अधिकारी थी, लेकिन मेरी वजह से वह आगे न बढ़ सकी। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे कारण तेरा सपना अधूरा रह गया। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? आपने तो समाज की परवाह किए बगैर हमेशा मेरा साथ दिया है। आपके कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और देखना, मैं यही नहीं रुकूंगी। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे आगे बढ़ने में कभी नहीं रोक सकती। यह तो मेरी मंजिल का बस एक पड़ाव है। मेरी बच्ची, मुझे यकीन है तेरे मजबूत इरादों पर। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह तेरे सारे सपने पूरे करे। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। कृष्णा को नौकरी करते हुए 4 साल हो गए थे और इस बीच अपनी योग्यता के बलबूते परीक्षा पास कर प्रथम श्रेणी अधिकारी नियुक्त हो चुकी थी। रमेश की तबीयत भी अब काफी बेहतर हो गई थी। दूर रहने से दीपक की भी बुरी संगति और आदतें छूट गई थी और उसने मोबाइल का कामकाज सीख लिया था। उसमें आए बदलाव और उसकी इच्छा को देख कृष्णा व उसके पिता ने उसका मोबाइल का एक शोरूम शुरू करवा दिया था। रमेश भी उसके साथ शोरूम पर ही बैठते और उस पर पूरी निगाह रखता था। अब सबने उसे घर की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी थी, जिससे कि वह कामों में लगा रहे और उसका ध्यान न भटके। संडे का दिन सभी घर पर थे। दुर्गा भी अपने पति के साथ वहां आई हुई थी। दोपहर खाना खाने के बाद रमेश ने कृष्णा से कहा, बेटा अब तो तेरा सपना पूरा हो गया है और तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है।